अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, पेशे खिदमत है रिलेटिव प्रोनाउन के टॉपिक पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 3। अपने नए व्यूअर्स को थोड़ा सा गाइड कर दूं। व्यूअर्स, हम इस वक्त स्टडी कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन हमारा चल रहा है और प्रोनाउन की डिफरेंट काइंड्स को एक्चुअली हम स्टडी कर रहे हैं। तो डिफरेंट काइंड्स हमने प्रोनाउन की स्टडी की हैं, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसी तरह अब हमारा जो प्रोनाउन की काइंड रिलेटिव प्रोनाउन हमारा टॉपिक चल रहा है। तो इस टॉपिक को आप लोगों को डिटेल में पढ़ाने के लिए, इसको समझाने के लिए, अच्छी तरह से इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, इस टॉपिक के को जो है वो कवर करने के लिए मुझे इस टॉपिक को 15 टेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो है ऑर्गेनाइज करना पड़ा है। तो पहले इस टॉपिक को पढ़ाया है टेक्स्ट वीडियोस के अंदर, ठीक है। इसके डिफरेंट सेगमेंट्स को जो है वो कवर करवाया गया है। उसके बाद जो है एक्सरसाइजेस का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसमें 15 टेक्स्ट वीडियोस के बाद एक जो है वो करेक्शन ऑफ एरर्स वाली वीडियोस है। करेक्शन ऑफ एरर वाली वीडियो में वो तमाम रूल्स को जो है एक दफ़ा से रिवाइज करवाया गया है, जो हमने पीछे टेक्स्ट वीडियोस के अंदर पढ़े हैं रिलेटिव प्रोनाउन के। और करेक्शन ऑफ एरर वाली जो वीडियो है, इसको देखकर आपको डिफरेंट गलतियों की निशानदेही हो जाएगी, जो कि डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर कॉमनली जो है स्टूडेंट्स लिखते हुए करते हैं, और उनकी करेक्शन कैसे करनी है ये भी बताया गया है। तो वो आपकी रिवीजन भी है, करेक्शन भी है, ठीक है, और गलतियों की निशानदेही भी है, प्रैक्टिस भी है। तो करेक्शन ऑफ एरर वाली एक्सरसाइज के बाद 5 प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें से ये तीसरी चल रही हैं। 2 इससे पहले हैं, ये तीसरी है, और 2 इसके बाद में है। तो ये एक्सरसाइजेज जो हैं, एक्सरसाइजेज के ऊपर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इसका आपको डुअल बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स को। पहली तो बात ये है कि आपने जो पढ़ा है उसकी एक रिवीजन हो जाएगी, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, ठीक है। आप डिफरेंट सेंटेंसेस में उन तमाम चीज़ों को यूज़ करना सीखेंगे। और दूसरी अहम बात यह है कि आपकी सेल्फ असेसमेंट है ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज, तो ये बहुत ज़रूरी है, ये आपकी एवेल्यूएशन है। जब आप ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो इनका जो रिजल्ट है वो आपको बताएगा कि आपने जो पीछे पढ़ा है, जो समझा है रिलेटिव प्रोनाउन के हवाले से, उसकी आपको कितनी समझ है, कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। तो ये एक से ज़्यादा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब आप एक वीडियो को आप सॉल्व करें, एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज को, तो उसमें आपकी गलतियां ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है, आपका रिजल्ट पुअर आ रहा है, तो इससे आपको पता चल गया कि अभी आपको मज़ीद इस टॉपिक को समझने की ज़रूरत है। तो आप दोबारा वो सारी वीडियोज़ जो हैं उनको दोबारा से एक दफ़ा देखें। आप सारी वीडियोज़ को देख लें, या आप उन वीडियोज़ के जो बोर्ड के स्क्रीनशॉट्स आपने ले रखे हैं उन्हीं को रिवाइज कर लें। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो बोर्ड होता है ये आपके नोट्स हैं, इनको स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेकिन इससे आपकी टाइम सेविंग होगी कि सारी वीडियो को आपको मुकम्मल नहीं देखना पड़ेगा, जस्ट आप बोर्ड को देखेंगे तो आपका टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़े तो आप वो भी देख सकते हैं। तो खैर, जब आप एक एक्सरसाइज सॉल्व करें उसमें आपका रिजल्ट बेहतरीन है, एक आध गलती है, इसका मतलब है आपको टॉपिक समझ आ गया, उसके बाद आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चले जाएं फ़ौरन ही। लेकिन अगर आपकी गलतियां ज़्यादा हो रही हैं तो फिर एक के बाद फ़ौरन ही दूसरी एक्सरसाइज सॉल्व ना करें। आप दोबारा पीछे जो टेक्स्ट वीडियोज़ हैं 15, उनको आप स्टडी करें, ठीक है, तो उनको रिवाइज करें। उसके बाद फिर जो है सेकंड एक्सरसाइज आप सॉल्व करें। फिर आपको जो है ना, ये आपके लिए एक नज़र असेसमेंट होगी कि पहली एक्सरसाइज तो सॉल्व किया, उसके बाद जब आपने टॉपिक को दोबारा स्टडी किया तो उसके बाद कितना आपने इम्प्रूव किया। तो अगर फिर भी सेकंड के बाद भी आपका रिजल्ट जो है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं आ रहा तो आप फिर उसको रिवाइज करें, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज है, बल्कि कोई भी चीज़ है, कोई भी स्किल है, जब आप सीख रहे हैं तो रेपिटेशन से आती है। तो ऐसा बहुत कम होगा कि जो एक न्यू लर्नर है तो उसने जनाब 15 वीडियोस को देखा है, एक ही दफ़ा देख लेने से वो कहेगा जी बस मुझे तो अब सारी इंग्लिश आ गई है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं, बार बार आपको चीज़ों को रिपीट करना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो इसीलिए फिर आपकी वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। वैसे भी ये एक प्रिंसिपल है। आप एक बुक ही लगा लें, आप उसको उसकी फर्स्ट रीडिंग में पढ़ते हैं, ठीक है, आपको समझ आ गई है, लेकिन हर दफ़ा जब आप उसको रिपीट करेंगे, हर दफ़ा यानी हर नई रेपिटेशन में आपको कुछ ना कुछ नया जो है वो सीखने को मिलेगा। तो रेपिटेशन से चीज़ें बहुत बेहतर होती जाती हैं। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के अब आपके लिए 2-3 बेनिफिट्स हैं। एक तो आपकी ये सेल्फ असेसमेंट है, आपका प्रैक्टिस मटीरियल है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि आपको अपना जो है
इसमें आपकी रिवीजन भी हो जाती है। तो इसलिए प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज के ऊपर मेरा खास फोकस होता है। यही वजह है कि मैं हर टॉपिक के साथ जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज को ज़रूर हाथ में सॉल्व करवाता हूँ, ताकि आपको प्लेंटी ऑफ मटेरियल प्रैक्टिस के लिए मिल जाए। लेकिन व्यूअर्स, अब यूट्यूब का हमारा फोरम ऐसा है कि मैं बहुत सारी वीडियोस जो है वो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज पर ही नहीं बना सकता। जितना मेरे से पॉसिबल हो सके वो मैं प्रैक्टिस मटेरियल स्टूडेंट को प्रोवाइड करता हूँ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज की सूरत में। इसके अलावा हर वीडियो के आखिर में मैंने सजेस्टेड बुक जो है उनकी एक लिस्ट दी हुई है, तो उनके अंदर टॉपिक वाइज एक्सरसाइजेज है। तो ये जो प्रैक्टिस है ये भी एनफ है। अगर आपको बेसिक्स का पता है तो इसी को कर लेने से काफ़ी हद तक आपका जो प्रैक्टिस का टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप समझते हैं कि आपको मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो आप इन बुक्स को कंसल्ट कर सकते हैं। तो आपको ज़रूरत है या नहीं ये आपने खुद से असेस करना है, खुद आप समझ जाएंगे। लेकिन मेरी सजेशन यही है कि जितनी प्रैक्टिस करें आप इंग्लिश को सीखने के लिए उतनी कम है, ठीक है। तो उसकी वजह ये है कि देखें, जो लैंग्वेज होती है उसको सीखने का जो प्रॉपर प्रोसीजर है ना, जो प्रॉपर तरीकाकार है वो है कि उसको आप यूज़ करें, ठीक है। उसकी मिसाल मैं इस तरह से दूंगा आपको कि जैसे हमारी कोई नेटिव लैंग्वेज है, उर्दू है या पंजाबी है या कोई भी हमारी नेटिव लैंग्वेज है, तो हमने आज तक उनके रूल्स को नहीं पढ़ा। हमें नहीं पता कि उनके ग्रामर के क्या रूल्स हैं, लेकिन हम ठीक लिखते हैं, ठीक समझते हैं, ठीक बोलते हैं। उसकी वजह से ये है कि जब से हम पैदा हुए हैं 15, 20, 25, 30, 40, 50 साल से हम उसको मुसलसल यूज़ करते आ रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है कि ये ठीक है हमारी लैंग्वेज। तो अब इंग्लिश सीखना है तो इसका तरीकाकार प्रॉपर यही है कि आप इसको इंटेंसिवली एंड एक्सटेंसिवली बहुत ज़्यादा रीड करें। जितना ज़्यादा आप रीड कर सकते हैं रीड करें। आप इंग्लिश को रीड करते रहें। मैं दावे से कहता हूँ कि एक लेवल आपका ऐसा आएगा कि आपको रूल्स का नहीं पता होगा, आपको नहीं पता होगा टेंस क्या होते हैं, ग्रामर क्या होती है, लेकिन आप ठीक लिखेंगे, ठीक बोलेंगे, ठीक समझेंगे। उसकी वजह है कि आपने इसको यूज़ कर लिया। लेकिन ये जो प्रोसीजर है ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, क्योंकि हमने एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में रहते हुए हमने तैयारी करनी होती है, हमने एग्जाम में अपीयर होना होता है। तो फिर ये जो हम टेंसेस पढ़ते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हैं जी, पैसिव वॉइस कर रहे हैं, ये हम अपना ग्रामर के रूल्स कर रहे हैं, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं, ये सब का सब ये शॉर्टकट है कि शॉर्ट वे में हमें एक लैंग्वेज के सारे सेगमेंट्स का पता चल जाए, हमें वो यूज़ करना आ जाए, उसके प्रिंसिपल्स का पता चल जाए, और फिर हम जो है लिमिटेड टाइम के अंदर जो है वो लैंग्वेज को सीखने का अपना टारगेट जो है वो अचीव कर सकें। लेकिन ये शॉर्टकट है, लेकिन इतना भी शॉर्ट नहीं है कि आपने रूल सीख लिए और आप कहें चलें जी हमें तो आ गई है, 10 से एक दफ़ा पढ़ लिए हमें तो आ गया जी इंग्लिश आ गया। ऐसा नहीं हो सकता। रूल सीखने से, टेंसेस को सीखने से, इन सारी चीज़ों को पढ़ने से आपकी फेमिलियरिटी तो डेवलप होती है, लेकिन लिखना, पढ़ना, बोलना आपको तब आएगा जब आप उसको यूज़ करेंगे, जब उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। आप इन सेंटेंसेस के अंदर जो है बार बार जो सीखा है उसको यूज़ करेंगे, तो फिर आपको जो है वो लैंग्वेज आएगी। और लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी का लेवल क्या है, क्या होना चाहिए, कब आपको ये पता चलेगा कि ठीक है जी अब आपने एनफ प्रैक्टिस कर लिया, अब आपको लिखना आ गया, बोलना आ गया, अब आपको जितनी प्रोफिशिएंसी चाहिए थी वो आपने हासिल कर लिया। तो इसकी निशानी ये है कि लिखते, बोलते, पढ़ते हुए आपका रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक होना चाहिए। ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स से मुराद यही है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब हम अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमें उसके रूल्स के बारे में नहीं सोचना पड़ता। बगैर सोचे समझे हम लिखते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे हाथ चल रहे होते हैं, हमारा माइंड चल रहा होता है, हमें लैंग्वेज पे नहीं सोचना पड़ता, मुद्दे पे हम जरूर सोच रहे होते हैं, ठीक है, टॉपिक पे सोच रहे होते हैं, लैंग्वेज के बारे में हम नहीं सोचते कि क्या रूल है, क्या चल रहा है। लेकिन जब वो हम उसको रीड करते हैं बिल्कुल ठीक होता है, रूल्स वाइज भी ठीक लिखा होता है। तो अब इंग्लिश में भी प्रोफिशिएंसी का लेवल ये है कि आपने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है रूल्स की कि जब आप लिखें तो लिखते हुए फिर आपको रूल्स के बारे में ना सोचना पड़े कि यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है जी, यहाँ पे नॉमिनेटिव केस यूज़ करेंगे या एक्यूजेटिव केस यूज़ करेंगे, ये सोचना ना पड़े। अगर आप इस सोचने के चक्कर में पड़ गए फिर तो कभी भी आप लिख ही नहीं सकेंगे, ना आपकी राइटिंग में, बोलने में फ्लुएंसी होगी, ना ही एक नेचुरल फ्लो या कोहेरेंस जिसे कहते हैं वो होगा। तो ये सारी जो है टेक्निक्स जो हैं ऐसा ऐसा ये प्रैक्टिस से डेवलप होती हैं। तो बार बार आप प्रैक्टिस करें यहाँ तक कि आपका रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक हो जाए, यानी कि जब आप इंग्लिश में कोई तहरीर लिखें तो वो आप रूल्स को सोचे बगैर लिखें, ठीक है, आप उसकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को सोचे बगैर उसको लिखें। लेकिन जब आपकी वो तहरीर चेक की जाए तो वो ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक हो,
अब ऐसा तब होगा जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। होता यह है कि जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो ये सारे रूल्स, ये सारी बातें, सारी चीज़ें जो ये क्या हैं, ये आपके लाशऊर के अंदर क्या होता है, फीड हो जाती हैं। फिर क्या होता है, फिर आपका रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक हो जाता है कि आपको इन रूल्स के बारे में, इन एरर्स के बारे में सोचना नहीं पड़ता, लेकिन ऑटोमेटिकली जो है वो आपके हाथ और आपका जो माइंड है वो चल रहा होता है और आपकी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल ठीक होती है। तो अब हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज की। इसको सोल्व आपने किस तरह से करना है। डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, 30 सेंटेंसेस हैं, हर सेंटेंस के अंदर ब्लैंक दी हुई है, किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा ब्लैंक भी हैं। तो इन ब्लैंक के अंदर आपने जो है रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो सजेस्ट करना है, वो लिखना है कि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक जो है वो कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आप यूज़ करेंगे। तो इसके लिए डेफिनेटली आप तभी इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकेंगे जब आपने पीछे रिलेटिव प्रोनाउन को जो 15 टेक्स्ट वीडियोस हैं उनको समझा होगा, तो ही आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो इनके यहाँ पर आंसर्स भी दिए गए हैं। आपने वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना है, लेकिन आपने आंसर्स को पहले नहीं देखना। आपने यानी खुद से ही इसके आंसर्स को ज़ुबानी जो है वो अपनी असेसमेंट से आपने वो अपनी नोटबुक के ऊपर नोट कर लेने हैं। फिर आपने अपने आंसर्स को यहाँ पे दिए गए आंसर्स के साथ जो है वो टैली कर लेना है। तो जो आपके गलत हो जाएंगे वो माइनस होगा और वो आपका रिजल्ट होगा। 30 में से आपने कितने मार्क्स हासिल किए हैं वो आपको आ जाएगा। एक सेंटेंस का आप 1 मार्क जो है वो कंसीडर कर लें। तो वेरी सिंपल है। और उसमें ये है कि बाज़ दफ़ा एक जगह पे दो आपके रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो सकते हैं। तो मैं आपको ये एक पॉइंट हल करके भी दिखा देता हूँ। जैसा कि ये 27 नंबर है, आई रिगार्ड दैट मैन इज एज डिस्ट्रॉयड डैश हैज नो सेंस ऑफ डिसिप्लिन। तो यहाँ पे खाली जगह है, तो 27 में ये देखें यहाँ पे आंसर होगा। अच्छा, 27 नंबर जो आंसर है वो आई थिंक मैं ये देखें, हु और दैट, हु और दैट ये जगह कम थी, तो आंसर जो है जैसे 20 है उसके आगे 21 लिखा हुआ है, तो ये आपने परेशान नहीं हो जाना। 26 है, 26 के बाद 27 है। तो यहाँ पे 27 में आपका हु भी यूज हो सकता है, दैट भी यूज हो सकता है। तो जहाँ पे दो रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो सकते हैं वहाँ आंसर में आपने दो ही रिलेटिव प्रोनाउन लिखने हैं। और व्यूअर्स दूसरा ये है कि ये अब 21 टोटल एक्सरसाइज वीडियोस बन जाती हैं रिलेटिव प्रोनाउन के टॉपिक पे। थोड़ा हेक्टिक काम है, लेकिन ये बात याद रखिएगा, आप इन 21 वीडियोस को कर लेते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन के हवाले से दोबारा कभी भी आपको मज़ीद किसी और बुक को या किसी वीडियो को किसी चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी मैंने कॉम्प्रीहेंसिव वाली कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। यही हमारे चैनल की खसूसियत है कि थोड़ा सा काम हमारा लेंथी ज़रूर होता है लेकिन मुकम्मल होता है। आपको सर्च वर्क में आपका टाइम नहीं ज़ाया होगा, आपके लिए मुकम्मल यहाँ पे जो चीज़ होगी वो कंप्लीट होगी। एक टॉपिक आप पकड़ेंगे वो हर हवाले से कंप्लीट होगा, मज़ीद आपको उसे कहीं और से समझने या सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आखिर में थोड़ी सी एक बात और बता दूँ, जो बुक्स की मैंने बात की है कि बुक्स दी हुई है, तो बुक्स में भी वो डिफरेंट लेवल्स की बुक हैं। 8th ग्रेड की बुक्स हैं, प्राइमरी लेवल की बुक्स हैं, मैट्रिक लेवल की हैं, ग्रेजुएशन लेवल की हैं। अगर तो आप बेसिक लर्नर हैं तो आप मिडिल लेवल की, मिडिल लेवल की कोई बुक यूज़ करें। अगर आप एडवांस लर्नर है तो आप ग्रेजुएशन लेवल की बुक यूज़ कर सकते हैं। सारी बुक्स को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। एक वक्त में आपने एक आध बुक को कंसल्ट करना है। जब आप उसको कवर कर लें, अगर ज़रूरत महसूस करें तो फिर एक नई बुक जो परचेज़ कर लें। और आपने बुक वो लेनी है जो आपको सूट करे। सूट से मुराद ये है ना कि आपका लेवल क्या है, किस लेवल की आपको जो है वो बुक चाहिए। तो उसका तरीकाकार ये है, आसानी से अवेलेबल है सारी बुक्स। किसी भी आम बुक स्टॉल के ऊपर आप चले जाएँ तो आप बुक परचेज करने से पहले इन बुक्स को वहाँ पे काउंटर के ऊपर निकलवा के एक दफ़ा इनसे गो थ्रू कर लें, इनको देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए। लेकिन फिर कह रहा हूँ कि एक वक्त में आपने एक दो बुक से ज़्यादा को कंसल्ट नहीं करना, चीज़ों को लेबोरियस नहीं करना। तो वैसे तो रिलेटिव प्रोनाउन की तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, कुछ 6 एक्सरसाइजेज हैं, इसी से काफ़ी आपका कवर हो जाएगा। तो चलें आप स्क्रीनशॉट ले लें एक दफ़ा। स्क्रीनशॉट के लिए मैं बोर्ड के सामने से हट जाता हूँ। जी, तो अब आखिर में विश यू वेरी गुड लक फॉर दिस एक्सरसाइज एंड फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।